नमस्कार। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में कृषि और आर्थिक संसाधन पार्ट 2 की। यह जो टॉपिक है यह वीडियो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं की। और वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख नहर प्रणाली जो कि सिंचाई के रूप में जानी जाती है और साथ ही वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं और सिंचाई के आधार पर राजस्थान में कितनी जो है सिंचाई परियोजनाएं हैं या कितने प्रकार की सिंचाई परियोजना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई की, कि सिंचाई का क्या तात्पर्य होता है। तो सिंचाई का तात्पर्य होता है कि जहां पर वर्षा जल की कमी होती है, वर्षा जल की कमी वाले क्षेत्रों में, जो वर्षा जल जहां कम होता है उन क्षेत्रों में कृत्रिम रूप से फसल को जल आपूर्ति करना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यानी कि वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में यदि हम कृत्रिम रूप से फसलों को जल की आपूर्ति करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई के लिए अलग अलग साधन है। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नलकूप, बावड़ी, झीलें और नहरें, कई तरह की जो है सिंचाई के साधन हमारे राजस्थान में या भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। यदि हम बात करें राजस्थान में, सिंचाई के साधन, कि राजस्थान में सिंचाई के क्या क्या साधन है। देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है नलकूप एवं कुएं। सिंचाई के साधन में सबसे पहले है नलकूप और कुएं, उसके बाद है नहरें, तालाब और अन्य में खड़ीन, जोहड़, नेस्टा और भी कई जो भी स्थानीय या परंपरागत सिंचाई के साधन है वह सभी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में वृहद सिंचाई परियोजना है। अब देखिए जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं यह तो सिंचाई के साधन हैं। सिंचाई की परियोजनाएं क्या होती है? तो सिंचाई परियोजनाओं को दो तरह से जो है डिवाइड किया गया है, एक लागत के आधार पे और दूसरा जो है उसके कमांड क्षेत्र कैचमेंट एरिया के आधार पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई परियोजनाएं किसे कहते हैं। तो सिंचाई परियोजनाएं वे परियोजनाएं जिनके माध्यम से सिंचाई की जाती है। और सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की है उन पर हम लोग बात करते हैं। सिंचाई परियोजना, अब देखिए सिंचाई परियोजनाओं को समझना कि क्या होती है। जब भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो है पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। तो आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानते होंगे जिसकी शुरुआत
1951 में की गई थी। और पंचवर्षीय योजनाओं के साथ ही सिंचाई परियोजनाओं का भी क्या वर्गीकरण किया गया था। तो सन 1950-51 में, सन 1950-51 में पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि एवं सिंचाई को बढ़ावा देने हेतु लागत के आधार पर सिंचाई परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं के तहत सिंचाई और कृषि संबंधित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1950 और 51 में सिंचाई परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया। इसके बाद अप्रैल 1978 में, अप्रैल 1978 में कमांड क्षेत्र के आधार पर, कमांड क्षेत्र के आधार पर सिंचाई परियोजनाओं को पुनः तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी कि पहले लागत के आधार पर सिंचाई परियोजनाओं को तीन श्रेणियों में बांटा गया और इसके बाद अप्रैल 1978 में कमांड क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, कितने क्षेत्र में वह पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है, उसके आधार पर इनको जो है तीन श्रेणियों में पुनः जो है विभाजित किया। तो इसलिए वर्तमान में जो सिंचाई परियोजना है मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। एक वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, एक मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना और एक लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। अब वृहद श्रेणी में कौन सी आएगी, मध्यम श्रेणी में कौन सी आएगी और लघु श्रेणी में कौन सी आएगी, उन पर बात करते हैं। और उसमें से जो वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है वह हमारे जो है सिलेबस में है और एग्जाम में वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना से प्रश्न पूछने की संभावना भी है। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कौन सी होती है। तो देखिए सिंचाई परियोजना के प्रकार, सिंचाई परियोजना के प्रकार, जिसमें ए वृहद श्रेणी
सिंचाई परियोजना। बी, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना। और सी, लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। यानी कि राजस्थान में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं हैं। वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। अब वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना किसे कहेंगे? तो वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना का तात्पर्य है वह परियोजना जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक, जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए से अधिक और कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टर से अधिक है। यानी कि वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना किसे कहेंगे? जिसके निर्माण में लागत 5 करोड़ रुपए से क्या होगी? ज्यादा होगी, या फिर उसका कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टर से ज्यादा है, तो वह वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। यह जो ऊपर वाली जो परिभाषा है वह पंचवर्षीय योजना जब प्रारंभ हुई उसके समय दी गई, और जो कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टर है यह अप्रैल 1978 में दी गई कि कमांड क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। बात करें मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना, तो मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना क्या होगी? वे परियोजना जिनकी लागत 10 लाख रुपए से $5 करोड़ रुपए तक, यानी कि जिनके निर्माण में 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक हैं, उन्हें हम मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। और कमांड क्षेत्र की बात करें तो कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टर से 10,000 हेक्टर के मध्य, यानी कि जिसका कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टर से तो ज्यादा होगा लेकिन 10,000 हेक्टर से कम है, यानी कि 2,000 से 10,000 हेक्टर के मध्य की जो परियोजनाएं हैं उन्हें हम मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना कहते हैं। लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना की बात करें तो जिसमें लागत 10 लाख रुपए से कम, लागत 10 लाख रुपए से कम होगी और कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टर से कम है, उन्हें हम लघु श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं कहते हैं। तो आपको राजस्थान में सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार क्लियर हो गए
कि राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वह सब वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है। तो वह वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना किसे कहेंगे? वे परियोजनाएं जिसकी लागत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है और कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना कहलाती। अब वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना में राजस्थान में 2 तरह की सिंचाई परियोजना आती है। एक तो नहर परियोजना है और एक नदी घाटी परियोजना है। तो आज हम राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। और सबसे पहले हम बात करें उस नहर के बारे में जो कि भारत की पहली नहर प्रणाली है और राजस्थान की भी पहली नहर प्रणाली के अंतर्गत जानी जाती है, जिसे हम गंग नहर के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं गंग नहर की। गंग नहर, अब देखिए गंग नहर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले गंग नहर के इतिहास की बात करें कि गंग नहर का इतिहास क्या है और उसके बाद गंग नहर की वर्तमान स्थिति क्या है, गंग नहर से कितना क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए गंग नहर जो है यह भारत की पहली नहर प्रणाली के अंतर्गत आती है और भारत की पहली विकसित नहर प्रणाली मानी जाती है। और तो इसका जो है निर्माण कब किया गया यह भी हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए सन 1920 में एक समझौता हुआ, सितंबर 1920। चार सितंबर 1920 को सतलज नदी घाटी समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? सतलज नदी घाटी समझौता हुआ। और यह समझौता 3 के मध्य हुआ। किस किस के मध्य हुआ? बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब, यानी कि इन 3 रियासतों के मध्य, यानी पंजाब, बहावलपुर रियासत जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है और बीकानेर रियासत के मध्य 4 सितंबर 1920 को सतलज नदी घाटी समझौता हुआ है। अब बात करना है, देखिए इस समझौते के तहत क्या हुआ। इस समझौते के तहत ही उस समय बीकानेर के शासक थे जिसका नाम है गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 1927 के मध्य गंग नहर का निर्माण करवाया। तो गंग नहर का निर्माण किसने करवाया? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, जो कि बीकानेर के शासक थे। और उन्होंने 1922 से 1927 यानी इन 5 साल की अवधि में गंग नहर का निर्माण करवाया। और इसीलिए बीकानेर के शासक जो गंगा सिंह है, इन्हें आधुनिक भारत का आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है?
महाराजा गंगासिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। यह तो था गंग नहर का इतिहास कि गंग नहर का जो है निर्माण किस समझौते के तहत किया गया, सतलज नदी घाटी समझौते के तहत किया गया। और यह सतलज नदी घाटी समझौता 4 सितंबर 1920 को बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब इन तीनों के मध्य हुआ। और इसके बाद बीकानेर के शासक महाराजा गंगासिंह ने 1922 से 1927 के मध्य गंग नहर का निर्माण करवाया। इसीलिए बीकानेर के शासक गंगासिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। अब बात आती है कि गंग नहर है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि इसका उद्गम स्थल कहां है, राजस्थान में यह कहां से प्रवेश करती है और इसी के साथ जो है यह समाप्त कहां होती है, कितनी इसकी शाखाएं, उन पर बात करते हैं गंग नहर की वर्तमान स्थिति पर। यहां आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, यहां पूरा जो है यह गंग नहर का है कि गंग नहर जो है यह कहां से निकाली गई है। तो गंग नहर की बात करें तो यह जो नदी है यह है सतलज नदी। सतलज नदी और यह स्थान जहां से यह निकाली गई है यह स्थान कहलाता है हुसैनी वाला। किस राज्य में है? पंजाब में। यानी कि गंग नहर का जो उद्गम स्थल है वह सतलज नदी हुसैनी वाला पंजाब है, वहां से यह निकाली गई। राजस्थान में यदि हम इसकी प्रवेश की बात करें, राजस्थान में प्रवेश कि राजस्थान में यह कहां से प्रवेश करती है, तो यहां गंगानगर में एक स्थान है खक्का। खक्का श्री गंगानगर से यह राजस्थान में प्रवेश करती है। इसका यदि हम बात करें समाप्ति स्थल, तो इसका जो समाप्ति स्थल है समाप्ति स्थल, यह समाप्ति स्थल शिवपुरी हेड। श्री गंगानगर है, यानी कि शिवपुरी हेड श्री गंगानगर इसका समाप्ति स्थल है। अब इसकी यदि हम बात करें कुल लंबाई, तो इसकी कुल लंबाई जो है वह 129 किलोमीटर है। कितनी है? 129 किलोमीटर है, जिसमें 17 किलोमीटर यह राजस्थान में है और शेष 112 किलोमीटर यह पंजाब में है। तो यह जो है गंग नहर की वर्तमान स्थिति। अब गंग नहर से जो लाभान्वित जिला है, इस लाभान्वित जिला, गंग नहर से राजस्थान का एक ही जिला लाभान्वित हो रहा है, वह है श्री गंगानगर। कौन सा जिला लाभान्वित होता है? श्री गंगानगर। और इसका जो गंग नहर का कमांड क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया, वह 3.08 लाख हेक्टर है। 3.08 लाख हेक्टर, यानी कि 10,000 हेक्टर से ज्यादा है। इसीलिए गंग नहर जो है यह किस कैटेगरी में आएगी? वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। लेकिन वर्तमान में इसको जो है शिवपुरी हेड से आगे बढ़ाया गया है। कहां तक बढ़ाया गया है? इसको बढ़ाया गया है अनूपगढ़ तक। अनूपगढ़ तक बढ़ाया गया है और इसकी अनूपगढ़ तक वर्तमान में कुल लंबाई की बात करें, अनूपगढ़ तक कुल जो लंबाई है वह 292 किलोमीटर है। यह ध्यान रखना, इसकी कुल लंबाई कितनी है?
292 किलोमीटर अनूपगढ़ तक है और शिवपुरी हेड तक यहां 129 किलोमीटर है। और इस जो है गंग नहर से 4 शाखाएं निकाली गई है जिसकी कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है। यह 4 शाखाएं गंगानगर में अलग अलग क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो कौन कौन सी शाखाएं निकाली गई है, तो बात करें शाखाओं की, इसकी कुल 4 शाखाएं हैं, 1 2 3 और 4। कितनी शाखाएं हैं? 4। कौन कौन सी हैं देखिए। एक नंबर शाखा, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। यहां 4 शाखाएं। सबसे पहली शाखा है लक्ष्मी नारायण शाखा। दूसरी जो शाखा है वह है लालगढ़ शाखा। तीसरी शाखा है वह है करणी शाखा। और चौथी शाखा जो है वह इसकी सामीजा शाखा है। तो इस तरह से गंग नहर की कितनी शाखा हैं? 4 शाखाएं। तो देखिए गंग नहर को लेके क्या प्रश्न आते हैं कि गंग नहर का उद्गम स्थल कहां है? सतलज नदी, हुसैनीवाला, पंजाब। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? खक्का, श्री गंगानगर से। समाप्ति स्थल कौन सा है? शिवपुरी हेड, श्री गंगानगर। इसको कहां तक बढ़ाया गया है? अनूपगढ़ तक बढ़ाया गया है। कुल लंबाई कितनी है? 292 किलोमीटर है। जबकि इसकी शिवपुरी हेड यानी समाप्ति स्थल तक कितनी है? 129 किलोमीटर। राजस्थान में पूछी जाए तो कितनी होगी? 17 किलोमीटर। और इसकी जो है शाखाएं कितनी है? 4 शाखाएं हैं, लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करणी और सामीजा। और इससे लाभान्वित जिला कौन सा है? तो एक ही जिला लाभान्वित हो रहा है, वह कौन सा है? श्री गंगानगर। और इसका कमांड क्षेत्र कितना है? 3.08 लाख हेक्टर है। और इसकी शाखाओं की लंबाई है, शाखाओं की लंबाई जो 4 शाखाएं हैं इनकी लंबाई 1280 किलोमीटर है। अब यह तो थी गंग नहर की स्थिति, लेकिन एक गंग लिंक नहर भी बनाई है। गंग लिंक नहर वह गंग नहर से संबंधित ही है कि गंग नहर की जब सफाई की जाती है तो उस समय जो है हुसैनीवाला से इसमें पानी को रोक दिया जाता है और गंगानगर में पेयजल आपूर्ति या सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए एक लिंक नहर बनाई गई है जिसे कहा जाता है गंगा लिंक नहर या गंग नहर लिंक नहर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये लिंक नहर क्या है? लिंक नहर केवल और केवल एक ही उद्देश्य से बनाई गई है। किस उद्देश्य से? कि स्वच्छ करने या पुनर्निर्माण के समय श्री गंगानगर में पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल आपूर्ति के लिए
गंगा लिंक नहर, का निर्माण किया गया। अब यह गंगलिंग नहर कहां से बनाई गई है, तो अब यहां भी समझना, यहां इस तरह से जो है यहां जो नहर है, यहां गंग नहर है। यहां गंग नहर है। अब इस गंग नहर में सफाई के समय जल आपूर्ति रोक दी जाती है, तो इसीलिए हरियाणा से एक 84 किलोमीटर लंबी लिंक नहर बनाई गई है। लोहागढ़, हरियाणा, लोहागढ़ हरियाणा से एक लिंक नहर बनाई गई है 84 किलोमीटर, और इसी लिंक नहर को गंग लिंक नहर के नाम से जानते हैं। जब इसकी साफ सफाई की जाती है, पुनर्निर्माण किया जाता है, तो उस समय हुसैनी वाला से इसकी जल की आपूर्ति या सप्लाई को रोक दिया जाता है, और इस लोहागढ़ से जो एक नहर लिंक नहर बनाएगी, इससे जल आपूर्ति की जाती है, जो कि गंगानगर में पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है। तो आपसे यहां से गंग नहर को लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि गंग नहर का इतिहास, जिस पे हमने बात की, गंग नहर का इतिहास क्या है, तो गंग नहर का इतिहास है कि 4 सितंबर 1920 को सतलज नदी घाटी जो समझौता हुआ, उस समझौते के तहत बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब जो है इनके मध्य समझौता हुआ, और इसी समझौते के तहत बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने 1922 से 1927 के बीच में गंग नहर का निर्माण करवाया। इसीलिए महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। और इसका उद्गम स्थल कहां से निकलती है, सतलज नदी हुसैनी वाला पंजाब से यहां निकलती है। खक्का नामक स्थान है श्री गंगानगर में, वहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, और शिवपुरी हेड इसका समाप्ति स्थल है। तो उद्गम स्थल से शिवपुरी हेड तक इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, राजस्थान में लंबाई 17 किलोमीटर है, और पंजाब में 112 किलोमीटर। लेकिन इसको जो है आगे अनूपगढ़ तक बढ़ाया गया है, तो इसकी कुल लंबाई जो है वह 292 किलोमीटर। इससे राजस्थान का एक जिला लाभान्वित हो रहा है, और इसका जो कैचमेंट एरिया है वह 3.08 लाख हेक्टेयर है। इसीलिए जो है यह वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। और गंगानगर में या श्री गंगानगर में जल आपूर्ति और पेयजल के लिए 4 शाखाओं का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है, और 4 शाखाएं लक्ष्मी नारायण, लालगढ़, करनी और सामीजाय। तो ये थी हमारी गंग नहर, जो कि वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पूछी जाती है। इसके बाद दूसरी एक और नहर प्रणाली है जो हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, और वह है आपकी नर्मदा नहर। तो बात करते हैं नर्मदा नहर परियोजना की। यहां आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहां है नर्मदा नहर। अब देखिए नर्मदा नहर समझना, नर्मदा नहर का निर्माण है यहां सरदार सरोवर परियोजना, इसका निर्माण सरदार सरोवर परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई है, और यह परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश
गुजरात और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी से एक नहर निकाली गई है जिसे हम नर्मदा नहर के नाम से जानते हैं। अब नर्मदा नहर का जो है उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नहर का जो उद्गम स्थल है वह है सरदार सरोवर बांध। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध। यहां पर नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है, इस बांध को कहा जाता है सरदार सरोवर बांध। यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर जो बनाया गया है। और यह किस राज्य में है? यह गुजरात राज्य में है। गुजरात में नर्मदा नदी पर एक बांध है, सरदार सरोवर बांध। इस बांध से एक नहर निकाली गई है, इस नहर को कहा जाता है नर्मदा नहर। अब यह जो नहर है, राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है सीलो गांव। सीलो ग्राम जालोर से यह राजस्थान में प्रवेश करती है और समाप्ति स्थल है इसका गुड़ामालानी बाड़मेर। यानी कि यहां नर्मदा नहर उद्गम स्थल कौन सा होगा? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी गुजरात। राजस्थान में प्रवेश शीलोग्राम जालोर और समाप्ति स्थल इसका है बाड़मेर। और इसे गुड़ामालानी जो है यह इसका समाप्ति स्थल भी है और 0 पॉइंट भी है कि इस नर्मदा नहर को गुड़ामालानी से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसीलिए समाप्ति स्थल भी पूछा जाता है या 0 पॉइंट। यहां जो है यहां इसका समाप्ति स्थल या 0 पॉइंट है, जबकि सीलोग्राम जो है यह राजस्थान में प्रवेश है। अब यह राजस्थान के 2 जिलों से संबंधित है, एक तो है जालोर। कौन सा है? जालोर। और दूसरा कौन सा है? बाड़मेर। यानी कि नर्मदा नहर से लाभान्वित जिले कितने हैं? 2 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, बाड़मेर और जालोर। अब इसकी जो कुल लंबाई है, इसकी उद्गम से समाप्ति की कुल लंबाई जो है वह इसकी 532 किलोमीटर। यह क्या है? इसकी कुल लंबाई। कुल लंबाई इसकी 532 किलोमीटर है। लेकिन यदि हम बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई, तो राजस्थान में जो इसकी लंबाई है वह है 74 किलोमीटर। कितनी है? 74 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। कुल लंबाई इसकी 532 किलोमीटर है और यह राजस्थान के 2 जिलों को लाभान्वित करती है, जालोर और बाड़मेर। और इससे 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई। कितनी लिफ्ट नहरें? 3 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहली जो लिफ्ट नहर है, 2 बाड़मेर में है और एक सांचौर में। जो बाड़मेर में है यह है पानरिया लिफ्ट नहर। दूसरी है यह है भादरिया लिफ्ट। यह दोनों लिफ्ट नहर कहां पर है? बाड़मेर में।
और एक लिफ्ट नहर है जिसका नाम है सांचौर लिफ्ट नहर। इस तरह से नर्मदा नहर की जो है 3 लिफ्ट नहरें हैं, पानरिया लिफ्ट नहर, भादरिया लिफ्ट नहर और सांचौर लिफ्ट नहर। और इससे राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं, जालोर और बाड़मेर। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा नहर से लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है। यदि हम क्षेत्र की बात करें तो इसमें सांचौर तहसील आती है जालोर की, और गुड़ामालानी तहसील जो है वह किसकी है, बाड़मेर की। 2 तहसीलें इससे लाभान्वित होती है, 2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। और इसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है हम उन पर बात करते हैं कि नर्मदा नदी की क्या विशेषता है, नर्मदा नहर की क्या विशेषता है। तो देखिए विशेषताओं पर बात करते हैं। नर्मदा नहर, सबसे पहला इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्या होगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। यह तो इसका क्या होगा, उद्गम स्थल। दूसरा है राजस्थान में प्रवेश, कि राजस्थान में यह कहां से प्रवेश करती है। तो राजस्थान में प्रवेश करती है यह सीलोग्राम जालोर से। और इसको राजस्थान में प्रवेश कब करवाया गया, 27 मार्च 2008। 27 मार्च 2008 को राजस्थान में नर्मदा नदी के पानी का प्रवेश करवाया गया, यानी कि नहर का प्रवेश करवाया गया। इसके बाद इसका समाप्ति स्थल, इसका जो समाप्ति स्थल है वह है गुड़ामालानी बाड़मेर। इसकी कुल लंबाई 532 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई 74 किलोमीटर और इसका कमांड क्षेत्र, और इसका जो कमांड क्षेत्र है वह 2.46 लाख हेक्टर है। कितना है, 2.46 लाख हेक्टर। और 2.46 लाख हेक्टर या 10,000 हेक्टर से ज्यादा है। इसीलिए नर्मदा नहर भी जो है वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। इससे लाभान्वित क्षेत्र कौन सा है, लाभान्वित क्षेत्र, इससे लाभान्वित क्षेत्र है गुड़ामालानी तहसील और सांचौर तहसील जालोर। यह जो है लाभान्वित क्षेत्र या तहसील या जिले। और बात करते हैं विशेषता की, और इसकी विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट है कि नर्मदा नहर की क्या विशेषता है। तो नर्मदा नहर जो है यह राजस्थान की पहली
फव्वारा पद्धति, जिसे हम कहते हैं स्प्रिंकलर पद्धति, स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, टपकन पद्धति, जिसे हम ड्रिपल पद्धति कहते हैं, ड्रिपल पद्धति, शुष्क कृषि पद्धति, शुष्क कृषि पद्धति, इजरायली पद्धति पर आधारित परियोजनाएं, यानी कि इसकी जो विशेषता है यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह राजस्थान की पहली फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, टपकन पद्धति, शुष्क कृषि पद्धति और इजरायली पद्धति पर आधारित है, और इससे राजस्थान के 2 जिले और 2 तहसीलें लाभान्वित होती है। तो ये थी हमारी पूरी जो है नर्मदा नहर की कहानी। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने क्या क्या अध्ययन किया और किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई की, कि जहां वर्षा जल की कमी होती है उन क्षेत्रों में कृत्रिम रूप से फसल को जल आपूर्ति कराने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई के राजस्थान में अलग अलग साधन है, जिसमें कुएं एवं नलकूप है, नहरें हैं, तालाब है, कई जगह खड़ीन, कहीं पर जोहड़, कहीं पर नेस्टा या अन्य प्रकार की जो परंपरागत विधि है वहां पर सिंचाई की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में सिंचाई परियोजना की। सिंचाई परियोजना जो है वहां 1950-51 में लागत के आधार पर 3 भागों में विभाजित की गई थी, और उसके बाद 1 अप्रैल 1978 को कमांड क्षेत्र के आधार पर पुनः उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया था। अब कौन कौन सी है सिंचाई परियोजनाओं के 3 प्रकार हैं, वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। वीडियो मेंस में तो केवल वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना है, तो वे परियोजनाएं जिसकी लागत पूछी जाती है तो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी, और कमांड क्षेत्र पूछा जाता है तो 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है, उन्हें हम वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना कहते हैं। वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना में राजस्थान में 2 तरह की परियोजनाएं हैं, एक तो नहर प्रणाली है और दूसरी नदी घाटी परियोजना है। तो आज हमने जो है 2 नहर प्रणाली के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें एक जो है वह है हमारी गंग नहर। गंग नहर जिसका निर्माण सतलज नदी घाटी समझौते के तहत बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और यह जो नहर है यह सतलज नदी हुसैनीवाला से निकलती है, खक्का नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है और शिवपुरी हेड पे जाके यहां समाप्त होती है। और इसकी कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जिसमें से 112 किलोमीटर इसकी लंबाई पंजाब में है और 17 किलोमीटर लंबाई इसकी राजस्थान में। और इसका जो कमांड क्षेत्र है वह 3.08 लाख हेक्टेयर है, और यह राजस्थान के एक जिले को लाभान्वित करती है, श्री गंगानगर को। और इससे जो है 4 शाखाएं निकाली गई है, लक्ष्मी नारायण शाखा, लालगढ़ शाखा, करनी शाखा और सामीजा शाखा। इसके बाद गंग नहर के जब स्वच्छता का कार्य होता है या मरम्मत करवानी होती है या पुनर्निर्माण की जब स्थिति होती है, तो उस समय गंगानगर में पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए गंग लिंक नहर बनाई गई है, जो कि हरियाणा लोहागढ़ से लगाकर गंगानगर तक लगभग 84 किलोमीटर है, और जो कि गंग नहर की मरम्मत या साफ सफाई के समय गंगानगर को पेयजल और सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करवाती है। इसके बाद अगली हमने बात की वह है नर्मदा नहर। नर्मदा नहर का निर्माण सरदार सरोवर परियोजना के तहत किया गया, और सरदार सरोवर परियोजना
4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की। और इस परियोजना के तहत गुजरात में जो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर, उससे एक नहर निकाली गई जिसे नर्मदा नहर कहा जाता है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वहां हम बात करते हैं कि नर्मदा नहर का उद्गम स्थल जो है वह सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात है। राजस्थान में जो है यह कहां से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में सीलोग्राम जालोर से प्रवेश करती है और नर्मदा नदी के पानी को 27 मार्च 2008 को राजस्थान में प्रवेश करवाया गया था। इसके बाद इसका समाप्ति स्थल जो है वह गुड़ामालानी बाड़मेर, जो कि इसका 0 पॉइंट भी है कि गुड़ामालानी बाड़मेर से आगे इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई यानी कि उद्गम से लगाकर समाप्ति तक इसकी कुल लंबाई 532 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है और इसका कमांड क्षेत्र 2.46 लाख हेक्टेयर है। इसीलिए यह एक वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आती है। इससे राजस्थान के 2 तहसीलें गुड़ामालानी और सांचौर तहसील लाभान्वित होती है और राजस्थान के 2 जिले लाभान्वित होते हैं, बाड़मेर और जालोर। सबसे ज्यादा पानी बाड़मेर को मिलता है, इसलिए प्रश्न पूछा जाए कि नर्मदा नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला बाड़मेर है। और नर्मदा नहर राजस्थान की पहली फव्वारा पद्धति यानी कि स्प्रिंकलर पद्धति आधारित परियोजना है और यह अभी कुछ समय पहले जो जेईएन के एग्जाम हुए थे उसके अंतर्गत यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की स्प्रिंकलर पद्धति पर आधारित परियोजना कौन सी है, तो वह नर्मदा नहर है। और इसे ही हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, टपकन पद्धति, ड्रिपल पद्धति, शुष्क कृषि पद्धति और इजरायली पद्धति के नाम से जानते हैं। तो ये थी आज का हमारा सेशन जिसमें हमने राजस्थान की वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, उन सिंचाई परियोजनाओं की बात की जो हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और यहां से निश्चित रूप से एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह नर्मदा नहर हो चाहे वह गंग नहर हो। और इसके अलावा नहर प्रणाली में हमें एक इंदिरा गांधी नहर को भी पूछा जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर की बात हमने पिछले क्लास में की थी और आज हमने गंग नहर और नर्मदा नहर की बात की और ये तीनों ही नहरें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।